हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियोस और पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने अभी रिलोकेट किया हुआ है, नया शहर है, नया सब कुछ है यहाँ पर, और मेरे पास में कोई सेटअप नहीं था। कुछ टाइम मुझे रूम वगैरह लेने में देने में मतलब उस सबको सेटअप करने में मिल गया, तो हो गया टाइम उसमें लग गया, जिस वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाया। ठीक है ना। अभी जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं, तो मैं आज से रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे रात में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल करा दी जाए। देखो, अभी 17 अगस्त तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज से जो हम लोगों की प्लानिंग है, जो शेड्यूल है, मैं इस तरीके से करने जा रहा हूँ कि सितंबर तो हम लोग बैक टू बैक मतलब पैरेलल करते जाएंगे। सितंबर में कुछ भी पेंडिंग नहीं होगा, और इसी के साथ में जो अगस्त वाला पेंडिंग है उसको भी हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे। और एग्जाम से पहले आप लोगों को अगस्त का भी करा दिया जाएगा और सितंबर में वीडियोज़ आपको उसके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि जिन लोगों ने पीडीएफ कोर्स लिया उनको पीडीएफ नहीं मिला, कैसे क्या होगा। तो जिन लोगों ने पीडीएफ कोर्स लिया है उनको अक्टूबर का पीडीएफ, उनको सितंबर का पीडीएफ मिलेगा। जब सितंबर खत्म होगा तो धीरे धीरे अगस्त का पीडीएफ जो है उनको मिलने में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, क्योंकि मैंने बताया कि अगस्त के वीडियोज़ ही भी पेंडिंग है, तो उसका पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। तो इस केस में इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि अगस्त के जो भी वीडियोस आएंगे, चाहे वो मतलब अगस्त कंप्लीट और सितंबर कंप्लीट, इन दोनों मंथ का कंप्लीट वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। जिन लोगों ने पीडीएफ कोर्स लिया वो भी देख सकते हैं, जो लोग पेड कोर्स वाले हैं वो भी देख सकते हैं, और जो पीडीएफ कोर्स लिए हुए उनका मटेरियल तो उनको मिलेगा ही। लेकिन मैं थोड़ा सा भी क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ये मैं बिल्कुल भी मतलब ना ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ पीडीएफ टाइमली दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। एग्जाम से पहले तो दे दूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना और रिवीजन करना होता है, तो उतना पहले मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को पीडीएफ अगर डिले भी मिलती है, लेट भी मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त के जो भी छूटे हुए वीडियो हैं वो यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे, और जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। सितंबर कंप्लीट आपको यूट्यूब पर मिलेगा, तो ना वीडियो कोर्स वाले का कुछ छूटने वाला है, ना पीडीएफ कोर्स वाले को कुछ छूटने वाला है। ठीक है ना। इसको हम लोग भी 10-15 दिन तक करेंगे, एग्जाम तक बैलेंस बनाएंगे, सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जाएंगी। और जैसे ही आपको पीडीएफ वगैरह डाल दी जाती है, दे दी जाती है, उसके बाद में फिर जो फ्री वाले वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है। फिर जो पेड कोर्सेज में जैसे मिलते हैं तो वो उसी तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, किसी का एग्जाम नहीं खराब होना चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लानिंग किया हुआ है। और अभी मैं पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हो पाया हूँ। मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को कि मेरे रूम की क्या हालत है और मैं कैसे हूँ, किस कंडीशन में मैं वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब ऐसे सडन मुझे रिलोकेट करना हुआ जॉब वगैरह के चक्कर में इधर उधर, तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब हो गया, इशू आ गया। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं आपको कमिट किया है तो एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। और कल संडे टॉक भी मैं करूँगा, तो ऊपर से दिखाऊंगा आप लोगों के पहाड़ पर्वत कैसे क्या। मैं थोड़ा सा ना राजस्थान में हूँ इस समय, तो वो भी चीज़ें थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा, मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा यहाँ पे। ठीक है। खैर ये सेकेंडरी बातें हो गई, ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो कंटेंट की बातें हैं वो आपको मिलेंगी। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अगस्त में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैं अगस्त का कोशिश करूँगा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, संडे है, मुझे टाइम जैसे मिलता है, क्योंकि रूम भी सेट मुझे भी करना है, सब कुछ है नहीं यहाँ पर। तो जैसे जो भी मिलेगा एग्जाम से पहले मैं कराता जाऊँगा। बीच बीच में टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज मेरे पास में आए हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज में आए हैं, बिल्कुल भी मैं किसी को ना देख पाया ना रिप्लाई कर पाया। 1-20 सेकंड का टाइम नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट आपको मिलेगा। जिन लोगों ने पीडीएफ कोर्स लिया उनको भी वीडियोस मिलेंगे अभी, और जिन लोगों ने वीडियोस कोर्स लिया है उनको भी वीडियो मिलेंगे, जब तक की चीज़ें जीरो नहीं हो जाती, जो पेंडिंग्स हैं वो बराबर नहीं हो जाते हैं। अगर ये एग्जाम मंथ नहीं होता तो मैं थोड़ा सा डिले करके भी आप लोगों को करा देता, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम मंथ है तो इस वजह से हम रिस्क नहीं लेंगे। पीडीएफ कोर्स वाले को भी कंटेंट देंगे और वीडियो कोर्स वाले को तो ऑलरेडी कंटेंट मिलेगा, और सब कुछ अभी फ्री रहेगा यूट्यूब पर, आप लोग देखते जाओ। ठीक, मोटा मोटा मैंने बताया कि क्या मेरी प्रॉब्लम थी, किस वजह से वीडियो नहीं मिल पाया, और किस तरीके से अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद में भी अगर किसी का कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कल संडे टॉक करेंगे, संडे टॉक पर लाइव आइए। टाइम मिलता है तो कोशिश रहेगी कि कल संडे टॉक में कर पाऊँ, और नहीं हो पाया दिन में संडे टॉक तो मैं लेट नाइट संडे टॉक कर लूँगा। मैं आपको टाइम बता दूँगा, 12-11 बजे की रात में भी संडे टॉक कर सकता हूँ, तो उस टाइम पर भी हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे डाउट्स होंगे। ठीक है ना। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो जो मैसेज मुझे कन्वे करना था मैंने कर दिया। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप पर मैं भी रात में रिप्लाई भी आज करूँगा सबका। देखता हूँ कैसे कैसे क्या सबके रिप्लाई मैं भी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल संडे है तो आराम से मैं सो सकता हूँ, टाइम भी रहेगा मेरे पास में। ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 3 सितंबर की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या लिखा बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू सेट अप मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट।
एशियाई विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र सरकार को राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करने के लिए कितनी ऋण राशि दी गई है? ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लोन दिया गया है। क्यों लोन दिया गया है? जिससे कि महाराष्ट्र के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज डेवलप किए जा सकें। ये लोन कितने अमाउंट का, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 4000 करोड़ रुपीस जो है इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन दिया गया तो लोन अमाउंट का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करेंगे। लोन अमाउंट कितना है? 4000 करोड़ रुपए, ये याद कर लेना। किसके द्वारा दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दिया गया है। ये तीन चीजें आप लोग याद कर लेना, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी पढ़ने लायक है नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगो असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुथूट फिनकॉर्प एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली बीन पार्टनर्ड टू प्रोवाइड मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल फ्रॉम इंडिया। मुथूट फिनकॉर्प और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत से नेपाल को धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा IME इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए IME इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में मुथूट फिनकॉर्प जो है वो इंडिया की पहली NBFC कंपनी बन गई है जो कि इंडिया से नेपाल मनी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में मुथूट फिनकॉर्प इंडिया की पहली NBFC बन गई है जो कि इंडिया से नेपाल मनी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है, टू नेपाल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से नेपाल की मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके लिए इसने किसके साथ पार्टनरशिप किया, ये इसमें पूछा गया है। तो IME इंडिया के साथ में इसने पार्टनरशिप किया हुआ, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर मूडीज व्हाट इज द इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर द ईयर ऑफ 2023? मूडीज के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान क्या है? मैंने आप लोगों से बताया था ना कि एग्जाम मंथ में हम आपको लेटेस्ट अपडेटेड GDP प्रोडिक्शन जो भी होता है, जो भी GDP प्रोजेक्शन से वो आपको पढ़ाऊंगा। तो अब वो दौर स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हम लोग GDP के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और ये सितंबर मंथ का है, इसको आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना एक जगह, क्योंकि आपके एग्जाम तक यही रहने वाला है। आपके एग्जाम से पहले कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जहाँ पर भी आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो, थोड़ा बहुत आप लोग उसको लिखना, एक जगह लिख लेना आप लोग। ठीक है, एक पेज बना लेना जहाँ पर किसकी किसकी GDP है, कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, किसके द्वारा GDP प्रोजेक्ट किया गया है, किस ईयर के लिए किया गया है, कितना किया गया, ये 2 पेज खाली रख लो, वहीं पर इसको लिख डालो। ये अपडेटेड है और एग्जाम में आपके काम में आने वाला है। ठीक है ना, मैंने बोला था ना कि आपको एग्जाम टाइम पर अपडेटेड चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, कि ये चीज़ें यहाँ से आपको मिलने वाली हैं। आप लोग इसको पढ़ते चलो, नोट डाउन करते चलो। आने वाले टाइम पर और भी जो भी अपडेटेड GDP के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा मैं। तो एक 2 पेज खाली छोड़ देना, वहीं पर आप लोग इन सारी चीज़ों की जगह लिख लेना और एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लेना। तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन IBPS PO क्लर्क में मिल जाएगा। हालांकि स्किल 2 में इसके क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर पहले जानते हैं। 5.2% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूडीज के द्वारा अभी हाल ही में इंडिया का GDP फोरकास्ट 2023 की बात हो रही है, 2023 के लिए 5.2% रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान 5.4% रहने का था। 0.2% कम कर दिया गया। ठीक है ना, -0.2% कम कर दिया गया है। तो पहले 5.4% रहने का अनुमान था, अब इसको 0.2% घटाकर 5.2% कर दिया गया है। ठीक है, और ये आप लोग याद रखना, मैंने बोला ना एग्जाम से पहले की चीज़ें अभी चेंज नहीं होंगी। ठीक, मूडीज ने भी हाल ही में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022 टू 2023 जारी किया हुआ है और इसी में ये सब डाटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात जो हो रही है 2023 की हो रही है। 2023 में इंडिया की GDP 5.2% रहने का अनुमान है। और अगर बात करें 2022 की, तो 2022 के लिए भी डाटा रिलीज किया है इसने, मूडीज ने। 2022 में इंडिया की GDP जो है वो 8.8% से घटाकर 7.8% इसने कर दिया है। ठीक है, पहले 8.8% थी, इससे घटाकर 7.7% कर दिया गया है। ठीक है, तो 8.8% भूल जाओ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मूडीज के अनुसार 2022 में इंडिया की GDP 7.7% रहने का अनुमान है। पहले यह 8.8% हुआ करती थी, उससे घटा दिया गया, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 2022 और 23 दोनों का याद कर लेना। 23 का क्वेश्चन में पूछा गया है तो 5.2% होगा, पहले 5.4% थी। 22 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले 8.8% थी, इसे घटाकर 7.7% कर दिया गया। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये रिवाइज्ड अपडेटेड GDP प्रोजेक्शन है, मैंने बताया, तो इसको आप लोग लिख लेना। मैं बार बार बोला हूँ, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में आएंगे, लेटेस्ट और अपडेटेड ही है। और अगर लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और 1-2 के बारे में जानते हैं कि किसके अनुसार क्या क्या GDP प्रोजेक्शन रहा, आने वाले टाइम पर और भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर गोल्डमैन सैक की हम लोग बात करें तो गोल्डमैन सैक के अनुसार
यहाँ 2022 में इंडिया की जीडीपी 7.6% से घटकर 7% आ गई कर दी गई। मतलब कि गोल्डमैन सैक ने इंडिया की जीडीपी 2022 में 7% अनुमानित किया है, पहले 7.6% का अनुमान था। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने 2023 में, 23 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जीडीपी जो है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है ना, 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ईयर याद रखना आप लोग, ये जो बताया गया 2022 के लिए बताया गया, मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल 2023 के लिए किया हुआ है। 2023 के लिए कितना किया है? 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आने वाले टाइम में अभी एक दो क्वेश्चन आपको जीडीपी का और बताया जाएगा और अगले वीडियोस में भी जीडीपी के क्वेश्चन बताए जाएंगे। एक जगह आप लोग उसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, एज पर द लिस्ट ऑफ इंडियाज 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच कंपनी इज द टॉप वैल्यूड इंडियन कंपनी? बाजार पूंजीकरण में भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची के अनुसार कौन सी कंपनी शीर्ष मूल्यवान भारतीय कंपनी है? ठीक है ना, अभी हाल ही में इंडिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज का लिस्ट जारी की गई मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें इंडिया की टॉप वैल्यूड कंपनी यानी कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी कौन सी है इंडिया की, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर टीसीएस है। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर टीसीएस है। थर्ड नंबर पर एचडीएफसी बैंक है, याद रखना एचडीएफसी बैंक थर्ड नंबर पर है। सिक्स्थ नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक ना, सेवेंथ नंबर पर एसबीआई बैंक है। लिखते चलना आप लोग, इसको सुनते रहना, क्योंकि पीडीएफ में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो तो आप लोग लिख पढ़ लेना, इसीलिए सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं फ्री में। ठीक ना, एलआईसी जो है वो टॉप 10 से बाहर हो गई। इससे पहले एलआईसी टॉप 10 में हुआ करती थी, एलआईसी टॉप 10 कंपनी से बाहर हो गई। एलआईसी की जगह पर अब बजाज फिनेंस आ चुका है। एलआईसी की अब जो रैंक है इसमें 11वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर जो है बजाज फिनेंस आ चुका है। ठीक ना, 10वें नंबर पर बजाज फिनेंस आ चुका है। ठीक, और 9वें नंबर पर अदानी ट्रांसमिशन आ गया है। अदानी ट्रांसमिशन जो है 9वें नंबर पर आ गया, तो अदानी की भी एंट्री यहाँ पर हुई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको बताया गया। टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सेकंड पर टीसीएस है, थर्ड पर एचडीएफसी है, सब कुछ आपको बताया गया। एक एक करके आप लोग को धीरे धीरे बताया जा रहा है, तो आप लोग उसको लिखते चलना, याद करते चलना, या इसी वीडियो को 2-3 बार देखते रहना। ठीक है, आप सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की जाएंगे, इसको 2 बार 3 बार देख लेना। ठीक है, कुछ भी अभी मतलब ऐसा नहीं कि ऐप पर आएगा यूट्यूब पर नहीं आएगा, अभी जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, बराबर नहीं हुई, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, चलो, पीडीएफ वालों के लिए खासकर दिक्कत होती है, इसलिए उनको वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। According to the Center for Monitoring Indian Economy Private Limited (CMIE), what was India's unemployment rate in August 2022? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार अगस्त 2022 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 8.3%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 8.3% का आंसर हो जाएगा। ये बात कब की हो रही है? अगस्त 2022 की। अगस्त 2022 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.3% का है। और अगस्त 2021 की अगर हम लोग बात करें, अगस्त 2021 के बाद से ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि उसके बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर आई है कभी तो अगस्त 2022 में आई है। जुलाई 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% का था, ये बात हो रही है जुलाई की। ठीक है ना, और अगस्त 2022 में और थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसमें, तो हरियाणा जो है अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में था। अगस्त 2022 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और यहाँ पर था 37.3% का था। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर आता है, जम्मू एंड कश्मीर में 32.8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। थर्ड नंबर पर राजस्थान आता है जहाँ पर 31.4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, एसबीआई हैज रिसेंटली रीस्ट्रक्चर्ड इट्स हाई लेवल कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी दैट सजेस्ट measure to safeguard the capital markets from cyber attacks. Who is the head of this committee? सेबी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा पर अपनी उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है जो कि साइबर हमलों से पूंजी बाजार की सुरक्षा के उपायों का सुझाव देती है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन भी पूछा गया और आंसर भी बताया गया है। इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है? ये बताया गया है कि सेबी ने भी एक हाई लेवल कमेटी थी साइबर सिक्योरिटी की जिसको रिस्ट्रक्चर किया है। और ये कमेटी क्या करती थी? ये कमेटी जो थी साइबर हमलों से संबंधित पूंजी बाजार की सुरक्षा के उपायों का सुझाव देती थी। तो इस कमेटी क्या करती थी ये बताया गया है, और ये रिस्ट्रक्चर के बाद में इस कमेटी का हेड कौन है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नवीन कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नवीन कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जितने नाम दिए गए ये सभी इस कमेटी के हिस्सा हैं, सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। पहले इस कमेटी में टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसमें जो है 6 मेंबर कर दिए गए आफ्टर रिस्ट्रक्चर।
ठीक है ना। रिस्ट्रक्चर हो जाने के बाद में इस कमेटी में 2 मेंबर और बढ़ा दिए गए और इसके बाद में इसमें कमेटी में 6 मेंबर हो गए। तो नवीन कुमार सिंह जी को इस 6 सदस्यीय कमेटी का हेड बनाया गया है और ये जो नवीन कुमार सिंह जी हैं वो NCIIPC के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। और एक कमेटी काम क्या करेगी आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया। मैंने क्वेश्चन में बताया था ना स्टार्टिंग में कि कमेटी, इस क्वेश्चन में कुछ बताया गया और कुछ पूछा भी गया। तो बताया गया है कि कमेटी काम क्या करेगी और पूछा यह गया कि कमेटी का हेड कौन है। तो दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई, ठीक है ना। और थोड़ा सा डीप में जाए तो 2017 में सेबी के द्वारा इस कमेटी को गठित किया गया था और 2017 में जब सेबी के द्वारा इस कमेटी को गठित किया गया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पर माधवी पुरीबच्च जी जो है इस कमेटी के हेड हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बूस्ट ऑनलाइन स्पेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सर्विसेज कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन ऑर्डर टू बूस्ट ऑनलाइन स्पेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सर्विसेज कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ठीक ना। ऑनलाइन खर्च को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस भुगतान सेवा प्रणाली कंपनी ने हाल ही में उद्योग का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ, ठीक ना। कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आसान भाषा में मतलब हुआ और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SBI कार्ड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी SBI कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। कैशबैक SBI कार्ड, फिर से सुनो आप लोग, कैशबैक SBI कार्ड नाम से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत तरह से ऑफर वगैरह दिए जाएंगे लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ठीक ना। तो ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा SBI कार्ड। किस नाम से लॉन्च किया गया वो आपको मैंने बता ही दिया, कैशबैक SBI कार्ड, ठीक। बहुत ज़्यादा इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जितनी थी वो आपको बताई गई और पढ़ाया गया। SBI कार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। MD एंड CEO की बात करेंगे तो राम मोहन राव अमरा इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, in order to launch the RuPay credit card which of the following company has recently partnered with the NPCI and JCB International Company Limited। RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में NPCI और JCB इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ में भागीदारी की। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ A and B, यानी कि ऑप्शन नंबर C, बोथ A and B, ऑप्शन नंबर C इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि स्नैपडील और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। स्नैपडील और BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अभी हाल ही में RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI और JCB इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। स्नैपडील, BOB, JCB RuPay क्रेडिट कार्ड, फिर से सुनो आप लोग, स्नैपडील, BOB, JCB RuPay क्रेडिट कार्ड नाम से ये RuPay क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होगा ये, ठीक। बाकी इसके फीचर्स वगैरह नहीं जानेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर दी SBI's रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। SBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP का पूर्वानुमान क्या है, ठीक है ना। मैंने बताया था GDP के लिए 2 पेज खाली कर लो, वहाँ पर लिखते जाना, तो ये भी आप लोग लिखो। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा A 6.8%, ऑप्शन नंबर A 6.8%, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। और पहले अनुमान जो था वो 7.5% का था, लेकिन जिसे अब बाद में घटा दिया गया। पहले अनुमान 7.5% का था, जिसे अब बाद में घटाकर 6.8% कर दिया गया है, ठीक है। तो और ये भी लेटेस्ट GDP प्रोजेक्शन है SBI की तरह, तो ये भी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन, और जितने भी GDP के क्वेश्चन बताए गए आप लोगों को एग्जाम तक ये बदलने वाले नहीं, तो इसको जगह आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसको कहीं पर आप लोग नोटबुक वगैरह में नोट कर लेना, ठीक है। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक की आज हम लोगों ने वीडियो क्लासेस डिस्कस की। आने वाले टाइम पर इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर का, और अगस्त का जो पेंडिंग है वो भी मैं करता रहूँगा पैरेलली। PDF मिलने में देरी होगी थोड़ा सा अगस्त की, इसीलिए अगस्त के जो पिछले वीडियोज हैं वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और जो आने वाले वीडियोज सब कुछ यूट्यूब पर रहेंगे, वहाँ पर आप लोग देखते रहना, पढ़ते रहना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सितंबर पैरेलली चलता रहेगा, ठीक है। सारे वीडियोज आपको जब तक एग्जाम नहीं जा रहे हैं अभी, और जब तक मैं चीज़ें नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक आपको सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है ना। कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के नीचे आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। संडे टॉक हम लोग करते हैं, अगर टाइम मुझे मिल पाता है उस टाइम पर, तो सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। तब तक जो वीडियोस पेंडिंग है, नहीं आ पा रही, उससे पहले आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर लो। इतना कंटेंट अभी आपको दे दिया गया है कि काफ़ी सारा चीज़ें आपको पढ़ना, और उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कहीं पर कुछ छूटा नहीं, सितंबर चल ही रहा है, सितंबर में पैरेलली लेके चलना होगा। अगस्त का जो 10-15 दिन का छूटा उसको भी मैं धीरे धीरे करा दूंगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, और बहुत ज़्यादा ग्रुप वगैरह में मैसेज में भी एक्टिव नहीं हो पाया, तो आज रात से मैं थोड़ा बहुत लोगों की रिप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर भी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलो थैंक यू।